ओके, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम क्लासेस। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट टाइम जो है हमने कूलम्स लॉ या उसके रिलेटेड टर्म्स वगैरह वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर लिया था कूलम्स लॉ को। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ले रहे हैं एंड दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। ओके जी, तो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, देन तो हमने देखा था कि ये Q1 जो है ये एग्जर्ट करेगा फोर्स किसके ऊपर, Q2 के ऊपर इस डायरेक्शन में, या Q2 जो है Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हमने बात करी थी। ओके जी, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है और कि उनके बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे थे तो यहाँ पे आपको ध्यान में है कि हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज कर रहे थे। क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर हमारे पास यही दो चार्जेस हैं, क्लियर, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है। क्लियर। तो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर या Q2 चार्ज Q1 के ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहा है। पहला क्वेश्चन ये पॉइंट ये है कि अगर यहां पे एक चार्ज और आ गया, ओके, यहां पे एक चार्ज और आ गया तो तब क्या होगा, या यहां पे एक चार्ज आ गया तब क्या होगा। क्या इन दोनों के चार्जेस के कारण इन दोनों के बीच में जो पहले फोर्स थी, क्लियर, मान लेते हैं Q2 जो है जितनी फोर्स लगा रहा था किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, उस फोर्स में कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो है थर्ड चार्ज या फोर्थ चार्ज, दो चार्ज के बीच का फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। सपोज Q1 चार्ज जो है Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके जी, ये चार्ज भी जो है ये भी फोर्स लगा रहा है Q1 चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में। ये चार्ज जो है ये भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। ओके, सो पहले तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स थी वो तो हम कैलकुलेट कर रहे थे कूलम्स लॉ से, बट अब मल्टीपल चार्जेस आ गए हैं। अब ये जो मल्टीपल चार्ज, कोई और चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज है मान लेते हैं और Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। सो टोटल फोर्स Q1 के ऊपर कितनी लगेगी, या Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स है ड्यू टू ऑल दीज मल्टीपल चार्जेस, जब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको तो देन हमें यूज करना पड़ता है क्या चीज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब डेफिनेशन में जाने से पहले ये बात ध्यान रखना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो किसके लिए है, द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, एंड कूलम्स लॉ इज व्हाट फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। सो डेफिनेशन पे जाने से पहले लेट अस एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं हम लोग, एक जनरल बात करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सपोज एक स्टूडेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा एक एनालॉजी डेवलप कर रहे हैं कि क्या मीनिंग है। अब ये स्टूडेंट जो है ये क्या करता है कि फिजिक्स पढ़ता है। ओके, तो इसके ऊपर मतलब फिजिक्स का लोड है, दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर फिजिक्स की एक फोर्स इसके ऊपर लग रही है। अब ये स्टूडेंट जो है ये आपका जो है केमिस्ट्री भी पढ़ता है, तो केमिस्ट्री की फोर्स जो है वो भी लग रही है इसके ऊपर। ये जो है आपका स्टूडेंट जो है मैथ्स भी पढ़ रहा, तो मैथ्स की फोर्स भी लग रही है, और इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, और भी अदर सब्जेक्ट जो है ये पढ़ रहा है। इस बोझ में दबकर हमारा ये स्टूडेंट जो है वो इस तरह का बन जाएगा, बेचारा खुश था वहाँ पे, ये नाराज़ हो जाएगा, बेचारा दुखी हो जाएगा। मेन चीज़ अब ये है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगी, ये देखने वाली बात है। इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लगी, तो क्या कहेंगे हम लोग, जितनी इसने लगाई, जितनी इसने लगाई, जितनी इसने लगाई, जितनी इसने, सबका क्या चीज़, सम हो जाएगा। ओके, यही चीज़ तो हमें क्या कह रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह रहा है कि एक चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, क्लियर, तो इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होगी, सम ऑफ ऑल दिस। सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो जनरल बात कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक तो कंसेप्ट आएगा किसका, चार्जेस का आएगा, क्लियर। दूसरा जो है
चूँकि वहाँ फोर्स का कंसेप्ट आएगा इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर की बात आएगी। इसलिए हम लोग क्या डेफिनेशन में वर्ड यूज़ करेंगे, वेक्टर सम यूज़ करेंगे। क्लियर। नाउ तो डेफिनेशन देखते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की डेफिनेशन ये कहती है, स्टेटमेंट ये कहती है द टोटल फोर्स इन ए गिवन चार्ज, ये मान लेते हैं गिवन चार्ज था, इन इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on the given charge by all the other charges। ये एक चार्ज है, बाकी चार्जेस यहाँ पे हैं, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस exerted on the given charge by all the other charges। नाउ अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि मैथमेटिकल डेरिवेशन किस तरह से है। सो लेट अस सपोज कि हम लोग अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस बना दिया हमने, वाई एक्सिस बना दिया आपने। क्लियर। तो इसमें हम लोग जेड एक्सिस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्टेशियन सिस्टम ले रहे हैं हम। यहाँ पे हम एक चार्ज ले रहे हैं, मान लेते हैं कौन सा, Q1, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है हमारा कितना, R1 है। ओके जी। यहाँ कोई और चार्ज है, मान लेते हैं Q2, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारा कितना आ रहा है, R2। कोई और चार्ज ले सकते हैं, सोन चार्ज ले रहे हैं हम लोग, और मान लेते हैं एक चार्ज हमारा कौन सा है यहाँ पे, Qn है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, Rn है। बीच में और भी चार्जेस हैं, Q3, Q4, Q सो ऑन। अब हम जब फोर्सेस की बात करेंगे ना कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है क्या, तो मान लेते हैं पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस Q1 चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। क्लियर। तो Q1 के ऊपर टोटल फोर्स निकालने के लिए Q2 जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। Q3 जो चार्ज है मान लेते हैं यहाँ पे था Q3, ये भी एक फोर्स लगाएगा, या Q3 यहाँ था, ये भी एक फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग होगा। Qn भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन अलग होगा। तो नेट फोर्स जब इस पर निकालनी है हम लोगों को एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किस तरह से निकालेंगे, द नेट फोर्स ऑन द Q1 चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द Q2 चार्ज ऑन Q1, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द Q3 चार्ज ऑन द Q1, फोर्स एक्सर्टेड बाय Qn चार्ज ऑन द Q1। तो अब हम इसका मैथमेटिकल सिस्टम देखते हैं, देखेंगे आप। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं द F1 क्या चीज़ है हमारे पास, दिस वन इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस ले रहे हैं हम लोग। क्लियर। तो कितना आएगा, F12 का मीनिंग क्या हो गया, द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज, प्लस वेक्टर सम ले रहे हैं ना हम लोग सबका, प्लस F13 का मीनिंग क्या हो गया, द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द थर्ड चार्ज जो हमने यहाँ कहीं अभी अज्यूम किया था, प्लस सो ऑन, एंड दैट इज इक्वल टू प्लस कितना आएगा, F1n का मीनिंग क्या हो गया, द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू दिस nth चार्ज। क्लियर। अब जब हमें ये कैलकुलेट करना है ना, ये कैलकुलेट करना है, F12 कैलकुलेट करना है या F13 कैलकुलेट करना है, दिस वन इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, वन चार्ज एंड टू चार्ज। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, कूलम्स लॉ। सिमिलरली 1 और 3 है, फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच में जो फोर्स है तो वो कैसे कैलकुलेट होगी, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। और डायरेक्शन कहाँ से होगा इसका, 2 से 1, इसका 3 से 1, इसका n से कहाँ पे होगा, 1 की तरफ होगा। क्लियर। आप देखेंगे आप लोग फोर्स की बात, F1 इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड चार्ज के बीच में जो फोर्स थी, फर्स्ट Q1 और Q2 चार्ज के बीच में जो फोर्स थी F12, तो दैट इज गिवन बाई कूलम्स लॉ। क्या कहता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड इट इज़ फ्रॉम 2 to 1, इसलिए हम लिखा R21 स्क्वायर। साथ में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए R21 यूनिट वेक्टर लिया, क्योंकि डायरेक्शन इसका Q2 से किस तरफ है, Q1 की तरफ है। प्लस ये F3 ले रहे हैं हम लोग, F3 कैसे निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q1, दूसरा कौन सा आ गया अब Q3 अपॉन R31 स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, यूनिट वेक्टर R31 यूनिट वेक्टर, क्योंकि 31 इसलिए ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 3 चार्ज से जो फोर्स लग रही है किस तरफ, फर्स्ट चार्ज, प्लस सो ऑन। और nth चार्ज के लिए क्या आएगा, n से किस तरफ, 1 की तरफ, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R n1 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर Rn। क्लियर।
एन से किस तरफ है, 1 की तरफ है। क्लियर जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे, सब में कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इन सब को क्या कर सकते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर, ये कॉमन आ गया, अंदर के टर्म्स वही बचाएंगे जो उसको बच के आएंगे। क्लियर, तो ये हो गई नेट जो फोर्स है किसके ऊपर, द फोर्स ऑन द चार्ज फर्स्ट ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। नाउ लेट अस सपोज हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, F2 फाइंड करना चाहते हैं। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि F2 मीन्स द फोर्स ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। ओके, तो उस केस में क्या होगा, F2 दैट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज Q2 चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू F21। F21 का मीनिंग क्या हो गया, द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस F23 द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू द थर्ड चार्ज प्लस सो ऑन टू F2n द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू nth चार्ज। अब दो चार्जेस यहाँ पे जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे दैट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ, यहाँ भी कूलम्स लॉ, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन आएगा, वो हम पहले ही ले लेते हैं आउटसाइड, अदरवाइज स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं आप लोग। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सबके में आएगा, वो कॉमन ले लिया। अब इनटू इसमें क्या आएगा, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज Q1 है, तो Q2 Q1 अपॉन R12 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर 1 2। अब यूनिट वेक्टर 1 2 मतलब क्या, फोर्स फर्स्ट से कहाँ लग रही है, अब सेकंड चार्ज पे लग रही है, प्लस F23 1/4 पे एप्सिलॉन जो इसमें भी आएगा वो कॉमन लिया हुआ हमने। सो 2 3 में कितना आ जाएगा, Q2 Q3 अपॉन R32 यूनिट वेक्टर R32 प्लस सो ऑन टू किसके लिए किया आपने, n के लिए किया आपने। तो ये फोर्स हुई किसके ऊपर, द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। नेक्स्ट जो है इसको जर्नलाइज कर लेते हैं हम लोग। क्लियर, क्योंकि अभी देखें जर्नलाइज फॉर्म बन नहीं सकती है हमारे पास, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं बन रही है हमारे पास। यहाँ Q2 यहाँ Q1 Q2 आ गया, यहाँ Q1 Q3 आ गया। तो कंटिन्यूटी को बनाने के लिए लेट अस सपोज यहाँ पे एक चार्ज ज्यूम करते हैं Q0। कौन सा ज्यूम करते हैं, Q0, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ है, ये हमारा मान लेते हैं टेस्ट चार्ज है। क्योंकि टेस्ट चार्ज वो चार्ज रहता है जब किसी भी चार्जेस का इफेक्ट वगैरह देखना हो, ठीक है, तो उस टाइम है अपना एक चार्ज ज्यूम करते हैं जिसके डायमेंशंस जो है वो क्या रहते हैं, जिसके डायमेंशंस जो है जो इसके ज्यूम करते हैं बड़ा कम चार्ज रहता है जो बाकी चार्जेस को इफेक्ट नहीं करता, दैट चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और इसका जो है अपना पोजीशन वेक्टर होगा, मान लेते हैं R0 कर लेते हैं हम लोग वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर, तो ये भी फोर्स लगाएगा। अब हम लोग जनरलाइज करने के लिए ये देखते हैं कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर टोटल नेट फोर्स कितनी लग रही है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस, सो नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, Q0 चार्ज के ऊपर ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। सो नेट चार्ज ले रहे हैं हम लोग, F इज इक्वल टू, ये ऐसे करके आएगा आपके पास, F नेट फोर्स इज इक्वल टू F01 कह सकते हैं हम लोग, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज प्लस F02 द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सेकेंड चार्ज प्लस सो ऑन, कितना आ जाएगा, F0n आ जाएगा, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू द nth चार्ज। सो फोर्सेस जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पे एप्सिलॉन कॉमन आएगा, इसके बीच का फोर्स कितना आ जाएगा फिर, Q0 Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 यूनिट वेक्टर प्लस इन दोनों के बीच में फोर्स किसकी कुल आएगी, Q0 Q2 अपॉन कितना हो गया, R20 स्क्वायर R20 यूनिट वेक्टर प्लस सो ऑन करके nth में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, Q0 Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जर्नलाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1/4 पे एप्सिलॉन तो कॉमन था, वो तो हमने एज इट इज़ लिया। अब यहाँ देखें सब टर्म्स के बीच में क्या हो रहा है, सम हो रहा है, सब टर्म्स के बीच में क्या हो रहा है, सम आ रहा है। क्लियर, सम को जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे हम डाल रहे हैं क्या, ये समिशन का साइन डाल रहे हैं। समिशन का मतलब क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब कहाँ से कहाँ तक के टर्म्स को सम करना है, आपने 1 से लेकर जो n तक की टर्म से सबको सम करना है। तो यहाँ पे हम जनरलाइज करने के लिए लिख रहे हैं कि i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, क्योंकि आगे 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ i डालेंगे। और i का मतलब क्या होगा कि 1 से लेकर n तक जितनी टर्म्स हैं उन सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। सो जनरलाइज करेंगे Q0 इंटू कितना लिख दिया आपने, QI अपॉन RI नॉट स्क्वेयर RI नॉट यूनिट वेक्टर। क्लियर जी।
अब इसका मीनिंग है जहाँ जहाँ पे आई है, तो अगर हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, Q0 Q1 अपॉन R10 स्क्वेयर, R10 यूनिट वेक्टर। आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये सेकंड टर्म बन जाएगी तब हमारी Q0 Q2 अपॉन R2 नॉट स्क्वेयर, R2 नॉट यूनिट वेक्टर। अगर आई 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म बनेगी, और अगर आई की वैल्यू n तक ले रहे हैं हम लोग, n पुट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म बन जाएगी हमारी Q0 Qn अपॉन Rn नॉट स्क्वेयर, दिस वन बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब ये जो टर्म है ना हमारे पास, यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं हम लोग, वी नो। ये देखें, आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर ए जो है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर। जब कभी स्केलर को वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट वेक्टर, और यहाँ से अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू किसके कहलाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ये बन सकता है ना। इस हिसाब से हम लोग ये लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर आर जो है दैट इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। तो इस वाली टर्म में हम ये सपोज कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर की टर्म ही ले रहे हैं, समेशन आई इक्वल टू 1 to n Q0 QI अपॉन आर आई नॉट स्क्वेयर इंटू, यहाँ यूनिट वेक्टर था ऊपर, इसकी जगह पे हम लोग अब ये लिख रहे हैं वेक्टर आई नॉट अपॉन आर आई नॉट जो है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। क्लियर। अब कुछ नहीं है इस टर्म में, ये और ये दोनों जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, इसका क्यू बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्म आ जाती है किसकी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। एंड दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वी यूज इट टू फाइंड द नेट फील्ड, नेट फोर्स, नेट फ्लक्स, नेट पोटेंशियल एटसेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।